To start with the greatest name of Almighty Allah, most gracious, most merciful, whose blessings are uncountable, whose mercy is unlimited, whose worship is our faith, whose love is our life. Let's start chapter 1. Introduction of Fundamental Concepts of Chemistry. As you know, everything in this universe is matter. And matter is composed of smallest particle called atom. और मैटर एटम किस चीज़ से बना होता है? एटम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. आई होप आप प्रीवियस ग्रेड में ये पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज एंड दे रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक ऑर्बिट, एंड प्रोटॉन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन विच कैरी नो चार्ज, दे रिजाइड इन द न्यूक्लियस. और एक एटम का जो मास होता है वो सारे के सारे डिपेंड करता है इसकी न्यूक्लियस पे, क्योंकि न्यूक्लियस में 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या है? न्यूक्लियस में जितनी भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको काउंट कर ले, जो एक रिजल्ट हमारे पास आता है वो होता है एटॉमिक नंबर. और वी कैन डिफाइन एटॉमिक नंबर एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. जितनी भी हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर. और ये हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये भी बेस करता है. ये किस बेस पे बना होता है? एटॉमिक नंबर पे. जो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, या ये एटॉमिक नंबर के बेस पे बना होता है. और ये एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. एटॉमिक एक एग्जांपल है एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1. ये Z क्या है? Z इज द, ये एटॉमिक नंबर हमारा जो डिनोट होता है वो होता है Z पे. जहां भी लिखा होगा Z इज इक्वल टू 1 या और Z इज इक्वल टू 2 या 3 या 4, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये इस एटम के एटॉमिक नंबर के बारे में बात हो रही है. व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास क्या होता है या मास नंबर क्या होता है? जैसे पहले मैंने बताया कि प्रोटॉन, जितने भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको ऐड करके जो हमारे पास एक वैल्यू आती है वो होता है मास नंबर ऑफ एटम. प्रोटॉन्स को काउंट करके जो आते हैं वो एटॉमिक नंबर होते हैं. और एक न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं उनकी समेशन को, उनको सम करके जो रिजल्ट आता है वो होता है मास नंबर ऑफ दैट एटम. और एक एटम का जो मास है, जो उसका वेट है, वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस पे. इन 2 पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है बिकॉज दे आर वेरी हैवियर. ये दोनों बहुत हैवियर है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन. इनके वेट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, दैट्स व्हाई दे इजिली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक ऑर्बिट. यू सी, मास इज इक्वल टू वेट. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एटम का जो मास है, जो वेट है, वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस पे, मास नंबर पे. यूनिट क्या है मास नंबर का? यूनिट दैट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट. और वो हमारे पास ग्राम में किसकी इक्वल है? न्यूमेरिकल्स के लिए, एग्जाम्पल्स और MCQs के लिए याद करना होगा. 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम. एक जनरल एक एग्जांपल लिया है कि किस तरह आप लोग को पता चलेगा. पीरियोडिक टेबल में आपने देखे होंगे बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इस फॉर्म में. ये जो हमारे पास He है ये एक सिंबल है. किस चीज़ का सिंबल है? हीलियम का. और इसका एटॉमिक नंबर जो टॉप पे गिवन होता है, दिस इज 2. दिस इज एटॉमिक नंबर विच रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. और जो यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4, दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम. जितनी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, इनको सम करके एज अ रिजल्ट हमारे पास आ गया है हीलियम का मास नंबर और एटॉमिक मास. A major difference between mass number and atomic number or atomic mass versus atomic number. मास नंबर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनको ऐड करने से आ जाता है. और क्योंकि न्यूक्लियस की बात हो रही है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट है. जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो होता है एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम. weight of an atom, it contributed to the weight of an atom. Who contributed? Mass number.
और व्हाट डिफाइंस एटम, इसका मतलब है जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आते हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज दे कंट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ दिस एटॉमिक मास. इट शोज ऑन द बॉटम, जैसे कि इस प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा, और ये टॉप पे शो होते हैं और ये बॉटम में. यूजुअली अगर इन डेसिमल, डेसिमल में क्यों आते हैं इंशाल्लाह आगे जाते एक्सप्लेन करेंगे. और जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है ये हमेशा होल नंबर्स में होते हैं. यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एक जनरल सिंबल है एक्स. कोई भी एटम आप ले सकते हैं. टॉप मोस्ट पे क्या होता है हमारे पास? मास नंबर. ये ए इज द सिंबल ऑफ मास नंबर. जो बॉटम पे है ये रिप्रेजेंट करता है जेड. ये सिंबल है किस चीज का है? एटॉमिक नंबर का. तो यहाँ पर एक एग्जांपल है लिथियम, Li, कैपिटल एल स्मॉल आई. ये हमारे पास एक एटम है लिथियम, और इसका जो मास नंबर है टॉप मोस्ट पे शो हो रहा है 7. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास नंबर को. 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है और 4 न्यूट्रॉन. इनके एडिशन से आ गया 7. सो 7 इज द मास नंबर ऑफ लिथियम, एंड 3 these represents the number of proton present in the nucleus. So ये 3 हमारे पास क्या हो गया? यह हमारे पास है एटॉमिक नंबर. एक एग्जांपल करते हैं. आपको क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में भी कि आपको मास नंबर गिवन है A इज इक्वल टू 238. एक एटम है उसका मास नंबर गिवन है. A रिप्रेजेंट मास नंबर एंड Z रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर. उसका एटॉमिक नंबर है 92. तो आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. एज ऑलरेडी टोल्ड यू के जितने भी ये एटॉमिक नंबर जो है ये हमारे पास होते हैं. अगर Z इज इक्वल टू 92 लिखा है तो इट मीन्स ये 92 हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए. आसान सी बात है कि सबसे पहले ये फाइंड हो गया. अब हम न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड करेंगे? मास नंबर गिवन है तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर वी गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो 238 माइनस 92 वी गेट 146. दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. व्हाट इज आइसोटोप्स? इससे पहले जो हमने डिस्कस किया कि एटॉमिक मासेस हमारे पास डेसिमल में आते हैं, और ये होल नंबर में नहीं होते बल्कि डेसिमल में होते हैं. क्यों डेसिमल में होते हैं? डेसिमल में इस वजह से भी होते हैं कि नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स की वजह से, क्योंकि हम एवरेज मास लेते हैं आइसोटोप्स का. बहुत सारी एलिमेंट्स, बहुत सारे एटम जो है उनके आइसोटोप्स होते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल लिया है कार्बन का. कार्बन नेचर में 3 डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है. उनकी एबंडेंस भी डिफरेंट है. सबसे पहले लेट सपोज हमारे पास कार्बन 12 भी है, 13 भी है, 4 भी है, 14 भी है. ये 3 नेचर में प्रेजेंट है. इनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट है. कार्बन 12 का एटॉमिक मास 12 है, 13 का 13, 14 का 14 है. तीनों के एटॉमिक मासेस डिफरेंट है लेकिन इनके एटॉमिक नंबर सेम है. तीनों कार्बन का एटॉमिक नंबर 666. सो ऐसे एलिमेंट जिनका मास नंबर डिफरेंट हो बट उनका एटॉमिक नंबर सेम हो, ऐसे एलिमेंट्स का हम बोलते हैं आइसोटोप्स. सेम ये क्यों डिफरेंट होते हैं? एज यू सी, एटम दैट हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एज अदर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट बट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. और फिर हम इन तीनों के जितनी भी आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं उन सब का एवरेज मास लेते हैं. एज ए रिजल्ट जो हमारे पास आंसर आता है वो डेसिमल में होता है. दैट्स वाई ये कहा जाता है कि एटॉमिक मासेस हैं ये डेसिमल में आते हैं. आगे एग्जांपल करेंगे इंशाल्लाह क्लियर हो जाए. एटॉमिक मासेस इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये याद रखना है आपको. जैसे हम पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन सेम शेल्स में ऐड होते हैं, चार्ज इंक्रीज होता है. टॉप टू बॉटम जैसे ही हम आते हैं शेल्स ज्यादा होते जाते हैं, जिसकी वजह से भी जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीज हो जाता है. और यही बात रिपीट हुई है. आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं, जिसकी वजह से इनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? इससे पहले हम एग्जांपल कर चुके हैं. क्योंकि ये समरी है, आपको थोड़ा सा वापस रिकॉल करवाने हैं. एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे तो आपके पास आएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. आप एमसीक्यूज के लिए इसको याद करें. डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक मास सिमिलर टर्म्स है, लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में? एटॉमिक वेट, अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो ये बहुत सिंपल है, सिंपल टर्म है.
इसमें यही होता है कि आप जितनी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उसको ऐड करें, आपके पास मास नंबर या एटॉमिक मास आ जाते हैं। लेकिन एटॉमिक वेट क्या होता है, इससे पहले आपने पढ़ा आइसोटोप्स, ऐसे एलिमेंट जिनके आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम एटॉमिक मास नहीं बोलते, एटॉमिक वेट बोलते हैं, क्योंकि वो एवरेज होता है उन सारे आइसोटोप्स का। एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, एक एग्जाम्पल करते हैं। ऑक्सीजन है, लेट सपोज ऑक्सीजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट है, उनकी अबंडेंस भी गिवन है। कार्बन ऑक्सीजन 16 की अबंडेंस है 99.76%, नेचर में ये इतना प्रेजेंट है। ऑक्सीजन 17 इसके अबंडेंस 0.04%, 18 0.20%। तो आप अगर आपसे कोई पूछे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, तो यहाँ क्योंकि आइसोटोप्स इसके गिवन है तो हम एवरेज एटॉमिक मास की बात करेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स, उसकी अबंडेंस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे नेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट जो हमारे पास गिवन है ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक मास और उसकी अबंडेंस, देन ऐड करेंगे। फिर जो थर्ड वन आइसोटोप्स है ऑक्सीजन का 18, उसका एटॉमिक मास, उसकी अबंडेंस, इनको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 100, देन वी गेट एवरेज एटॉमिक मास, दैट इज 16 AMU। आई होप यू अंडरस्टैंड एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, इन सारे डिफरेंस को आप समझ चुके होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव एटॉमिक मास। काफ़ी स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में मुश्किल होती है कि ये होता क्या है एक्चुअली रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास एक सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई इस तरह बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें यह होता है कि हमारे पास जो एटम है, जितने भी मॉलिक्यूल है, उनके मासेस बहुत स्मॉल है, ये माइनस में गिवन होते हैं। लेट सपोज आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो मास है वो हमारे पास 1.4 × 10⁻⁻24 ग्राम, माइनस में 0.0000014। इतने छोटे इतने स्मॉल मासेस जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के या एटम के, इनको फाइंड करना बहुत मुश्किल था। कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट नहीं थे जो इनके मासेस को फाइंड कर सके। तो साइंटिस्ट के लिए एक मुश्किल पेश आ रही थी कि कैसे क्या करेंगे कि बाकी जितनी भी एटम या मॉलिक्यूल्स हमारे पास नेचर में प्रेजेंट हैं, उनके मासेस को किस तरह फाइंड किया जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन एटम जो है उसको स्टैंडर्ड लिया कि हाइड्रोजन एटम जो है उसका एटॉमिक मास 1 है, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे बाकी मासेस को। लेकिन बाद में उन्होंने साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि कार्बन 12 जो मोस्ट स्टेबल एटम है यूनिवर्स में, हम उसको ही स्टैंडर्ड ले लेंगे, जिसका एटॉमिक मास है 12, जिसका एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास कार्बन का 12 है। उसको एक स्टैंडर्ड लिया, उस स्टैंडर्ड के साथ बाकी जितनी भी मॉलिक्यूल्स और एटम यूनिवर्स में प्रेजेंट है उनके मासेस को कंपेयर किया, तो बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके मासेस फाइंड हो गए। So what is the relative atomic mass? Relative atomic mass of an element is the average mass of an atom of an element. जितनी भी एलिमेंट है उनके एवरेज एटॉमिक मास को कंपेयर किया गया है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। उनके साथ कंपेयर किया तो इजीली बाकी जितनी भी एटम थे उनके मासेस फाइंड हो गए। और रिलेटिव एटॉमिक मास कौन से टेक्निक के थ्रू फाइंड हुआ है, दैट इज मास स्पेक्ट्रोमीट्री। टेक्निक क्या है, मास स्पेक्ट्रोमीट्री, और डिवाइस मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसको एमसीक्यूज के लिए याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। अगेन देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/12 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया, इस स्टैंडर्ड के साथ बाकी जितनी भी एलिमेंट थे उनके मासेस को फाइंड किया गया है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिलेटिव एटॉमिक मास हैज नो यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई भी यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज यू सी दैट जो हमारे पास यहाँ गिवन है मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, और बाकी जितनी भी एलिमेंट है उनका मास भी एटॉमिक मास यूनिट में गिवन होता है AMU, और मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 वो भी MU में होता है। दे बोथ कैंसिल ईच अदर एंड एज अ रिजल्ट रिलेटिव एटॉमिक मास हैज नो यूनिट। बोथ ये दोनों जो होते हैं मास ऑफ वन एटम का और मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ये दोनों AMU में गिवन होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये नहीं होता। ठीक है,
दिस पिक्चर शोज टू यू, यहाँ ये जो पिक्चर है बैलेंस में आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए हाइड्रोजन जो है इसको स्टैंडर्ड लिया हुआ है हाइड्रोजन, और यहाँ एक मॉलिक्यूल है वाटर, उसके मास को इसके साथ कंपेयर किया गया है। चूंकि आप कि वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है उसका मास है 18 है, इसके साथ हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया, इसको स्टैंडर्ड लिया, तो हमें पता चला कि ये 18 टाइम हैवियर है देन हाइड्रोजन से। तो एज अ रिजल्ट वी गेट कि इसका मॉलिक्यूलर मास 18 होगा, क्योंकि इसका 1 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो ये 18 टाइम हैवियर है, तो इट मीन्स कि ये क्या हो गया, इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया 18। देखिए फार्मूला है हमारे पास, आप रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को कैसे फाइंड करेंगे, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/10 ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 क्या है, स्टैंडर्ड है। ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे, मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम गिवन है, प्लस मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। इन 2 हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई बाय जो हाइड्रोजन है उसका मास है 1, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन का मास है एटॉमिक मास 16, एज अ रिजल्ट वी गेट 18। तो इसी तरीके से हमारे पास मॉलिक्यूल्स के एटम के जितनी भी है सबके मासेस फाइंड हो गए। व्हाट इज परसेंट कॉम्पोजिशन, परसेंट कॉम्पोजिशन हमारे पास क्या है, साइंटिस्ट जब कोई न्यू इन्वेंशन करते हैं, न्यू चीज़ें कंपाउंड्स आते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि इसका फार्मूला क्या होगा। तो उसी कंपाउंड के लिए एक फार्मूला जनरेट करने के लिए या एक फार्मूला फाइंड करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उस कंपाउंड में जितनी भी एटम्स इन्वॉल्व हैं उनके परसेंटेज को फाइंड किया जाए। तो परसेंटेज को फाइंड किस तरह करते हैं, जितने भी मासेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, अगर उसको मास ऑफ हाइड्रोजन है, लेट सपोज एक कंपाउंड उसमें कार्बन और हाइड्रोजन बोथ दे आर इन्वॉल्व, तो मास उसी एक एटम का मास और कंपाउंड के मास भी डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100%। आगे एग्जांपल करेंगे, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सो अब फार्मूला, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला, व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपके टॉपिक में ये दो आज हम डिस्कस करेंगे। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला एक्चुअली एक मॉलिक्यूल्स का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट रेशो होता है। एक एग्जांपल देखे, ये है बेंजीन, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, क्या हम देख रहे हैं ना, C6H6। चले यहाँ देखते हैं, C6H6 है, कार्बन रेशो आप हाइड्रोजन लें, कार्बन कितने प्रेजेंट है 6, हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है 6। अब 6 को आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास 1:1 आ जाएगा, तो ये सिंपल रेशो आ गई। इस कंपाउंड में जितनी भी ये एटम इन्वॉल्व है इसका सिंपलेस्ट रेशो है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, बेंजीन का सिंपल फार्मूला या सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, सिंपल वाले रेशो CH, विच मीन्स दिस इज द सिंपलेस्ट रेशो। ये सिंपलेस्ट रेशो आ गई बेंजीन का, तो इस सिंपलेस्ट रेशो को हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज मॉलिक्यूल बेंजीन। एम्पेरिकल फार्मूला द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ये सिंपल रेशो। इस तरह आप बाकी ये भी हो सकता है कि ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसका मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल सेम होता है। जैसे आप देखें ना वाटर H2O, अगर आप इसका रेशो लेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो 2:1, तो 2:1 सिंपल नहीं हो रहा, फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जाता, जिसकी वजह से इसका एम्पेरिकल फार्मूला यही रह जाता है H2O। अब एक एग्जांपल करते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है कि एम्पेरिकल फार्मूला को फाइंड करें, परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको गिवन होगी, जैसे है केमिकल एनालिसिस ऑफ अ लिक्विड शो दैट इट इज 60% कार्बन, 13.4% हाइड्रोजन and 26.6% oxygen by mass. Calculate the empirical formula of this substance. आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन है और आपसे पूछा गया है कि आप एम्पेरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए बहुत इजी मेथड है, 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप यह है कि जितना भी आपको परसेंटेज गिवन है इन कंपाउंड का, इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर ले इनटू ग्राम। फर्स्ट स्टेप दे कन्वर्ट इनटू ग्राम। आप इज्यूम कर लें कि जो सैंपल गिवन है ये 100 ग्राम सैंपल है, तो कार्बन के लिए हमें जो परसेंटेज गिवन है वो 60% है, 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 100 आप करेंगे तो परसेंट, ये परसेंट मीन 100 और 100 दे कैंसिल ईच अदर, तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है 60।
इस तरह हाइड्रोजन है 13.4% मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट, इन दोनों को आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13.4 ग्राम हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के लिए 26.6% मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम, तो आपके पास आ गया 26.6%, 26.60 ग्राम ऑक्सीजन। तो फर्स्ट स्टेप सेटिस्फाई हो गया। हमने परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। जो भी न्यूमेरिकल्स है या एमसीक्यूज में इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो हमारे पास ग्राम्स आ गए इसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये जो ग्राम में मास है, मास गिवन इन ग्राम, इंशाल्लाह नहीं आप पढ़ चुके हैं मोल्स का फार्मूला। मोल्स का किस तरह हम फाइंड करते हैं, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब ये देखिए कार्बन है, इसका मास इन ग्राम गिवन है 60 डिवाइडेड बाय मोलर मास। कार्बन का मोलर मास है 12, इस पे डिवाइड किया तो मोल्स ऑफ कार्बन हमारे पास 5 आ गए। इस तरह हाइड्रोजन है, मास जो गिवन है वो 13.40 और मोलर मास हाइड्रोजन का 1 है, तो आपके पास आ गया 13.3 मोल हाइड्रोजन। इसी तरीके से हमारे पास ऑक्सीजन है, मास जो गिवन है ऑक्सीजन का 26.60 डिवाइडेड बाय मास ऑफ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 60, सो वी इजीली गेट मोल 1.66 मोल ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स भी हमारे पास आ गए। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप जितनी परसेंटेज गिवन थी उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड स्टेप में ग्राम इनटू मोल्स, जितनी भी ग्राम गिवन है उसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे मोल्स का फार्मूला यूज करके। लास्ट स्टेप जो है, लास्ट स्टेप में यही है कि आपके पास जितने भी हमारे पास मोल्स आए थे इससे पहले, उसी मोल्स में जो सिंपलेस्ट रेशो है, जो सबसे सिंपल मोल आए हैं, लेट्स सी, यू सी, इन सब में एक 5, 13, 1, सबसे कम क्या है 1.66 ऑक्सीजन के। तो हम जितनी भी हमारे पास मोल्स आए इसको इस सबसे जो कम वैल्यू हमारे पास है इस पे डिवाइड करेंगे। यू सी 5 मोल को 1.66 पे डिवाइड किया, 13 हाइड्रोजन के 1.66 से, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। डिवाइडिंग ईच बाय द स्मॉलेस्ट डेसिमल टू गेट होल नंबर। क्यों करते हैं, होल नंबर में इसको कन्वर्ट करने के लिए। देखिए अब हमारे पास 3 है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसके मोल्स हमारे पास 3 आ गए, हाइड्रोजन की 8, ऑक्सीजन 1, तो वी गेट एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला में थोड़ा डिस्कस किया। एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन एटम, और चूंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये एक्चुअल वैल्यू को शो करता है। लेट्स सपोज बेंजीन C6H6, बेंजीन का जो एम्पेरिकल एक्चुअल फार्मूला है वो C6H6 है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम किस तरह फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए सबसे जो स्टेप्स फॉलो करेंगे, जो सबसे फर्स्ट स्टेप है दैट इज, लेट्स स्टार्ट, दैट इज सबसे पहले हम मोलर मास फाइंड करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला का। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, नहीं एम्पेरिकल फार्मूला जो गिवन है P2O5, इसके सबसे पहले मोलर मास फाइंड करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ फास्फोरस का मोलर मास 30 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 आपके पास आ जाएगा 61.94, और जो मोलर मास ऑक्सीजन का है 30, 5 मल्टीप्लाई बाय 30 वी कैन गेट दिस। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो ये एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है इसका मोलर मास आ जाएगा। सेकेंड स्टेप उसका ये है कि जितने भी मोलर मास आए हैं उन सब का एक मोलर मास, जितनी भी हमारे पास आए हैं इन सब को डिवाइड करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला के मोलर मास से। मोलर मास ऑफ कंपाउंड का जो P2O5 है उसका मोलर मास है हमारे पास 284 ग्राम पर मोल। उसका जो एम्पेरिकल फार्मूला का जो मास है वो है 141.94 ग्राम, तो हमारे पास आ जाता है 2। लास्ट स्टेप में यही होगा कि इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस एम्पेरिकल फार्मूला से, तो आ जाता है P4O10। That's and thanks. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Our today topic is the mole concept. आपने वर्ड मोल सुना होगा कि जो केमिस्ट्री में अक्सर ये यूज होता है।
वर्ड मोल जो है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है हीप आर पाई। इसका मतलब है हीप आर पाई। विलियम वॉसवर्थ एक साइंटिस्ट थे जिसने ये वर्ड मोल डिराइव किया था 1896 में। एंड एज अ यूनिट के तौर पर जब ये एक्सेप्ट हुआ था 1967 में। हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट काउंटिंग यूनिट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पेयर, अगर आपसे कोई कहे कि वन पेयर मीन्स टू थिंग्स। कोई आपसे बोले वन पेयर शूज चाहिए, तो वन पेयर मीन्स टू शूज। वन डजन मीन्स 12 सिमिलर थिंग्स। वन डजन मीन 12 सिमिलर थिंग। एंड ग्रॉस 144 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स। तो ये हमारे पास काउंटिंग यूनिट है जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी क्वांटिटी में ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। इसी तरह केमिस्ट्री में एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स, इसको किस तरह काउंट करेंगे, उसके लिए भी एक यूनिट चाहिए होता है जो कि हमारे पास क्या है, मोल। सो व्हाट मोल इज? मोल इज द काउंटिंग यूनिट फॉर लार्ज क्वांटिटीज फॉर एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स। एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स को काउंट करने के लिए जो यूनिट यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोल। इन सिंपल वर्ड, मोल इज अ काउंटिंग यूनिट फॉर एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स। We can define mole experimentally. Experimentally एटम को मोल को कैसे हम डिफाइन करेंगे, इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट टॉपिक में एवोगैड्रो नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मोल की। 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 ग्राम। 1.008 ग्राम ये हमारे पास एटॉमिक मास है। किस चीज़ का मास है? हाइड्रोजन का। ये मास एक्सप्रेस हुआ है ग्राम में, सो हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल। हमने एक हाइड्रोजन लिया जिसका एटॉमिक मास 1 है, तो ये किस चीज़ की इक्वल हो गया? 1 मोल। इस तरह अगर हम वाटर लेंगे, वाटर जिसका मोलिक्यूलर मास 18 ग्राम है, तो 18 ग्राम वाटर का मास 18 ग्राम है, हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिया है, सो ये किस चीज़ की इक्वल हो गया? 1 मोल ऑफ वाटर की इक्वल। इस तरह फार्मूला 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसका हमारे पास जो मास है, फार्मूला मास, वो है 58.50 ग्राम। सो ये हमारे पास जो 58.50 ग्राम है और हमने 1 ग्राम लिया हुआ है, 2 ग्राम नहीं, 1 ग्राम लिया हुआ है सोडियम क्लोराइड। सो वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज अ 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब कोई आपसे कहे 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, सो ऑटोमेटिकली आपको समझ आनी चाहिए कि ये 58.50 ग्राम की बात हो रही है। इसी तरह 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आप मीन्स 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ वाटर मीन्स 18 ग्राम ऑफ वाटर। मोल जो होता है वो तो हमने अभी प्रीवियसली पढ़ लिया कि जो भी मॉलिक्यूलर मासेस या एटॉमिक मासेस ग्राम में एक्सप्रेस होते हैं और ये काउंटिंग यूनिट है। सो अब नाउ कम टू एवोगैड्रो नंबर। व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर, हमारे पास एक एटम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, या मींस हम जब मोल्स और एटम और मॉलिक्यूल्स का रिलेशनशिप देखते हैं तो वो हम एवोगैड्रो नंबर में देखते हैं। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यू सी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के। तो इस 1 मोल और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे? तो इसका आंसर के लिए एक साइंटिस्ट है, इटालियन साइंटिस्ट एमिडो एवोगैड्रो, इसने 1811 में ये सजेशन दी कि आप जो भी कंपाउंड लेते हैं या आप एक एटम लेते हैं, अगर आप वो 1 मोल लेंगे तो उसमें 6.0233 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अगर आप 1 मोल एटम लेते हैं, 1 मोल कंपाउंड लेते हैं, या 1 मोल अगर आप मॉलिक्यूल भी लेते हैं 1 मोल्स के साथ, मीन्स मोल्स और पार्टिकल्स का रिलेशन शो हो रहा है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने पार्टिकल है? 6.02 × 10⁻23। अगर आप 2 मोल लेंगे तो आप 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, क्योंकि 1 मोल में इतने प्रेजेंट होते हैं, 2 मोल में नहीं। ठीक है। इस तरह सोडियम में 1 मोल सोडियम आपने लिया, उसका एटॉमिक मास क्या है? ग्राम में एक्सप्रेस हुआ है
23 ग्राम ऑफ सोडियम किस चीज़ की कुल है, 1 मोल ऑफ सोडियम, उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, 2.023 इंटू 6 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो भी चीज़ आप जो भी एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड आप 1 मोल लेंगे तो उसमें पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होंगे, 6.023 इंटू 10 पावर 23। एवोगैड्रो नंबर को हम रिप्रेजेंट भी करते हैं कैपिटल एन एंड सबस्क्रिप्ट में आप स्मॉल कैपिटल ए आप लिखेंगे। फार्मूलाज है कि मोल्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। देयर आर डिफरेंट फार्मूलाज, मोल मास रिलेशन का फार्मूला भी है, मोल्स और पार्टिकल्स का फार्मूला भी है, वॉल्यूम्स के साथ भी है। चलो फर्स्ट वन देखते हैं। हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, ये रिलेशन जो बता रहे हैं हमारे पास मोल्स और ग्राम, मोल्स और मास का रिलेशन है। तो अगर आपको मास इन ग्राम गिवन होंगे तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मास इन ग्राम आप यहाँ पुट करेंगे, यहाँ मोलर मास या एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर वेट आप जैसे यहाँ पुट करेंगे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। इस तरह अगर आपको डेटा जो है वो वॉल्यूम में गिवन हो तो आप वॉल्यूम पुट करेंगे और स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो है वो क्या है 22.4 DM क्यूब। इस तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, अगर आपको डेटा में गिवन डेटा में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और आपसे मोल्स रिक्वायर्ड मीन मांगा जा रहा है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप यहाँ पुट कर लेंगे और एवोगैड्रो नंबर यहाँ ये कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। वेट ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करें, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, उसके लिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। आई होप यू अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ मोल एंड एवोगैड्रो नंबर कि मोल हमारे पास एक काउंटिंग यूनिट है और एवोगैड्रो नंबर जो कि हमारे पास एक एटम मॉलिक्यूल्स में पार्टिकल को शो करता है। मोल और पार्टिकल्स के रिलेशन है। अगर आप जो भी एटम कंपाउंड 1 मोल लेंगे तो उसमें 6.023 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होगी। व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास क्या होता है? जब हम एटॉमिक मासेस को मॉलिक्यूलर मासेस, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को एक ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो इसको बोलते हैं मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम, ये सोडियम, उसका सिंबल है Na। इसका जो मोलर मास है वो 23 ग्राम है पर मोल। यूनिट जो है मोलर मास का ग्राम पर मोल, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रूर माइंड में रखें। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारे पास मोलर मास है वो 44 ग्राम पर मोल है। ये किस तरह है इंशाल्लाह आगे एग्जांपल करते हैं, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन इनके अलग अलग एटॉमिक मासेस हैं। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। ये किस तरह फाइंड होगा, आई विल एक्सप्लेन टू यू। देखिए सोडियम, उसका मास क्या है आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, तो ये 22.98, राउंड ऑफ में आप करें 23 आता है। क्लोरीन 35.453। इनका मोलर मास हम कैसे फाइंड करेंगे? सोडियम प्लस क्लोरीन, इन दोनों के एटॉमिक मासेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास मोलर मास आएगा। सोडियम का मास 22.98 प्लस क्लोरीन का 35.453, इन दोनों को ऐड किया तो एज ए रिजल्ट आपके पास आया 58.44 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का क्या गया, मोलर मास। सो आप इसी तरीके से और कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल जितने भी हैं आप उनके मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। जितने भी एटम एक कंपाउंड में इन्वॉल्व है इनके एटॉमिक मासेस को ऐड करके आप मोलर मास फाइंड कर सकते हैं, इजीली फाइंड किया जा सकता है। बट इस फार्मूला मास, फार्मूला मास क्या होता है? फार्मूला मास एक्चुअली एक कंपाउंड का जब आप केमिकल फार्मूला लेते हैं उसमें जितनी भी एटम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको ऐड करके आपके पास आ जाता है। देखिए, the sum of atomic weight or atomic masses of all element present in chemical formula of a compound is called formula mass of that compound. एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कैल्शियम फॉस्फेट, इसका फार्मूला मास कैसे फाइंड करेंगे? इसमें कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व है? कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है। सबसे पहले आप लिखिए कैल्शियम, इसका एटॉमिक मास क्या है 40, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 120.24। इस तरह फॉस्फोरस है, उसका एटॉमिक मास 30 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट 61.94। देन ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक मास एक ऑक्सीजन का 16 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 2 4 2 8,
तो 8 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 128। इन सब को सम करके टोटल जो हमारे पास फार्मूला मास आ गया कैल्शियम फॉस्फेट का वो है 310.18। सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट हैज अ मास ऑफ 310.18 ग्राम। इसका ये हमारे पास मास आ गया। अच्छा, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? हमने मोलर मास के बारे में पढ़ा, फार्मूला मास, देन मॉलिक्यूलर मास। नेम से इंडिकेट होता है कि मॉलिक्यूल का मास क्या होगा। एक मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स से बना होता है, तो इस वजह से इसका मास हम कैसे फाइंड करेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंसेस। देखिए, फार्मूला मास एक आप फार्मूला केमिकल फार्मूला एक कंपाउंड का देखते हैं, उसमें जितनी भी एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं उसको ऐड करके हमारे पास फार्मूला मास आ जाता है। मोलर मास भी एटॉमिक मास इसको ऐड करके हमारे पास आ जाता है। इस तरह मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल में जितनी भी एटम इन्वॉल्व होते हैं उनको ऐड करके हमारे पास क्या आ जाता है? मॉलिक्यूलर मास। बहुत ईजी है। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोलर रेशो। मोलर रेशो हमारे पास क्या चीज है? आई होप यू अंडरस्टैंड मोल, एवोगाड्रो नंबर, मोलर मास, जो बहुत बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स है केमिस्ट्री के, वो आप आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नाउ कम टू मोलर रेशो। मोलर रेशो क्या होता है? मोल रेशो, मोल और रेशो, इट मीन्स कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होते हैं। सो मोलर रेशो क्या होता है कि इज द रेशो बिटवीन अमाउंट इन मोल्स ऑफ एनी टू कंपाउंड इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, और वी कैन से mole ratio are used as a conversion factor between product and reactant in many chemistry problems. एक एग्जाम्पल कहते हैं, आपको समझ आएगी। मोल रेशो का जो यूनिट है, मोल रेशो या मोल होता है, ठीक है, या डायमेंशन लेस होता है। वी कैन से 3 moles of O2 to 1 mole of H2, 3:1। 3 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल आप अगर हाइड्रोजन ले रहे हैं तो रेशो क्या होगा? 3 मोल। या तो ये रेशो होती है मोल में, या ये डायमेंशनलेस नंबर है। जी, मोल रेशो का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर है 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल, या देखिए यहाँ पर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर। तो इसका मोलर रेशो ऑक्सीजन और वाटर का देखते हैं। मोलर रेशो बिटवीन ऑक्सीजन एंड वाटर इज 1:2। 1:2 क्या मतलब है? देखिए, ऑक्सीजन और वाटर के दरमियान है। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है? ये 1 मोल, तो 1 रेशो, और हमारे पास वाटर कितना है? 2, तो 1:2। फॉर एवरी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज 2 मोल ऑफ वाटर आर फॉर्म। अगर आप 1 मोल ऑक्सीजन लेंगे तो 2 मोल वाटर आपके पास प्रोड्यूस होगा। इस तरह मोल रेशो हाइड्रोजन एंड वाटर के दरमियान देखते हैं, हाइड्रोजन एंड वाटर के दरमियान, तो 1:1, क्योंकि अगर आप 2 मोल हाइड्रोजन लेंगे तो 2 मोल वाटर प्रोड्यूस होगा। फॉर एवरी 2 moles of hydrogen use 2 moles of water are formed. If 4 moles of hydrogen were used, then 4 moles of water form. अगर हम यहाँ 4 मोल हाइड्रोजन यूज करेंगे तो वाटर भी 4 मोल यूज होगा। ठीक है, ये बात आपको एक्सप्लेन की जा रही है। स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में जो सबसे बेसिक जो बात है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो यही है कि आप स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन जितनी भी करते हैं, फर्स्ट पॉइंट यही होना चाहिए कि आपके पास इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। जितनी भी लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट में जितनी भी आपके पास मोल्स में प्रेजेंट है रिएक्टेंट, उतनी ही प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होना चाहिए। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर आप यूज करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर सकते। एक एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट द ग्राम एटॉमिक मीन मोल्स फाइंड करने हैं। डेटा गिवन है 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम, 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन। इन दोनों के लिए क्या करेंगे? मोल्स फाइंड करेंगे। एमसीक्यूज में भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स में भी, तो कोशिश करें कि इसको समझ लें। चलिए पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एटम, मास ऑफ ग्राम इन एटम डिवाइडेड मोलर मास। मोल्स को कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए आपके पास फार्मूला है। सबसे पहले गिवन है हमारे पास क्या है? मास है, ग्राम में गिवन है, ठीक है। और हमारे पास सोडियम का जो मोलर मास है वो है 23 ग्राम। तो हम इसके लिए सबसे पहले मोल्स कैसे फाइंड करेंगे? मास इन ग्राम क्या है? 0.1 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 23। इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास आ जाता है 0.0043 मोल।
तो आप इसको पावर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पॉइंट यहाँ लेकर आए तो 1 2 3 इस तरह 10 पावर -3 आ जाता है। नाउ कम टू बी मोल। देखिए मास इन ग्राम हमें गिवन था, डिवाइड बाय मोलर मास भी डिवाइड किया, वी गेट मोल्स। इसी तरह मास ऑफ सिलिकॉन, लेकिन वो हमारे पास किलोग्राम में गिवन है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं ग्राम में। तो 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो ग्राम में कन्वर्ट हो गया। और सिलिकॉन का मोलर मास है 28.086, इनको डिवाइड किया 1000 को डिवाइड किया मोलर मास पे, सिलिकॉन के मोलर मास पे, एंड वी गेट मोल्स ऑफ सिलिकॉन। तो ये हमारे पास सोडियम में जितने मोल आए 4.3 × 10⁻³ और सिलिकॉन में कितने मोल्स आ गए 3.56। अब स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में, जो स्टाइकोमेट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास कैलकुलेशन में यूज होते हैं वो ये है कि मोल, हमारे पास 3-4 मोल कन्वर्जन, मोल मास कन्वर्जन, मास कन्वर्जन। इसका मतलब क्या है? मोल कन्वर्जन ये होता है कि आपको गिवन जो होता है वो मोल में होता है और आपसे मांगा भी जा रहा होता है कि आपने जो आंसर देना है वो भी मोल में देना है। इफ द मोल ऑफ वन substances are given to us and we can calculate the moles of other substance from balanced chemical equation using mole ratio। देखिए एग्जाम्पल करते हैं। ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। ऑक्सीजन, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट है, इसकी डिकम्पोजिशन हुई, आपके पास पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन गया, ठीक है। अब फर्स्ट आपसे क्या मांगा जा रहा है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग 10 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। आप ऑक्सीजन की मोल्स रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन मोल्स, और आपको गिवन है किस चीज के मोल 10 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेप में इन पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट 200 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर ऑब्टेन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट वुड हैव डीकम्पोज्ड। ऑक्सीजन का जो हमारे पास मास है ग्राम में गिवन है और हमसे रिक्वायर्ड क्या है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल बी डीकम्पोज। पोटेशियम क्लोराइड कितना बना है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन हमसे क्या मांगा जा रहा था? फर्स्ट वन इज दैट के हमें ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन के मोल्स हमसे मांगे जा रहे हैं और गिवन हमें है 10 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वन देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट हमें गिवन थे 10 मोल। किस चीज की रिक्वायर्ड है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अगर आप गौर से देखें इस इक्वेशन को, तो 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या कितने बनाते हैं? 3 मोल्स। देखिए 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो यूजिंग कन्वर्जन फैक्टर 2 मोल्स अगर हमारे पास 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? तो 3/2 मोल ऑफ O2। सो 10 मोल्स के लिए हम क्या करेंगे? 10 को मल्टीप्लाई कर लें आप पोटेशियम क्लोरेट के साथ और देन 10 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 3s are 15। So 10 mole of potassium chlorate produce 15 mole of oxygen। इस तरह कन्वर्जन फैक्टर यूज करके आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मोल में गिवन था, गिवन डेटा भी मोल में है और रिक्वायर्ड डेटा भी, आंसर भी हमारे पास क्या आ गया? मोल में आ गया। सो वी कॉल दिस इज द मोल कन्वर्जन। एक सब्सटेंस उसकी वैल्यू हमें मोल में गिवन है और दूसरी सब्सटेंस जो है उसकी वैल्यू हमसे मोल में रिक्वायर्ड है। अब सेकंड एग्जांपल उसको सॉल्व करते हैं। उसमें हमें मास गिवन है, मास ऑफ ऑक्सीजन 200 ग्राम, और हमने क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। सो मोलर मास, सबसे पहले हम इस ग्राम, जो भी आपको जितनी भी न्यूमेरिकल्स होते हैं इस तरह हम मास इन ग्राम में जो कि मैं सबसे पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मास ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्सीजन के मोल्स देखते हैं कि 200 ग्राम में कितने मोल्स वो आते हैं। सो वी यूज द फॉर्मूला मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम कितना है? 200 ग्राम। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32, so we get 6.25 mole. 200 gram of oxygen is equal to 6.25 mole. Now using conversion factor, if 3 mole of oxygen produce 2 mole of potassium chlorate, अगर 3 mole oxygen 2 mole potassium chlorate produce करता है तो 1 mole कितना produce करेगा? 2/3 mole of potassium chlorate.
हमारे पास हमसे तो रिक्वायर्ड जो है वो हमने फाइंड करना है 6.25 मोल का, तो उसमें कितने मोल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो 6.25 मल्टीप्लाई बाई 2/3, इनको कैलकुलेशन से हमारे पास आ जाता है 4.17 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। सो यू सी कि मास जो है वो हमारे पास जो है वो ग्राम में गिवन है, और आंसर जो हमने फाइंड करना था वो मोल्स में फाइंड करना है। सो वी गेट आंसर इन मोल, 4.17 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कन्वर्जन इज मोल मास कन्वर्जन। मोल मास कन्वर्जन हम किस तरह फाइंड करेंगे? एक सब्सटेंस का जो वो है, एक सब्सटेंस जो है वो मोल में गिवन होगा, और सेकंड सब्सटेंस भी यूज मोलर रेशियो एज अ कन्वर्जन फैक्टर, सेकंड सब्सटेंस भी मोल में गिवन है, एंड द लास्ट हमें जो सब्सटेंस बी है उसका जो आंसर है उसको फाइंड करना है किसमें, ग्राम में कन्वर्ट करना है यूजिंग कन्वर्जन फैक्टर। मोल कन्वर्जन की एग्जाम्पल और इसके कंसेप्ट आपको आई होप क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट हम करते हैं मोल मास कन्वर्जन। इफ मोल ऑफ वन सब्सटेंस आर गिवन, वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ अदर सब्सटेंस फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए बार बार ये वर्ड यूज हो रहा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस के लिए यूज नहीं होता, फिर हम कन्वर्जन फैक्टर यूज नहीं कर सकते। Using conversion factor, similarly from mass of one substance, the mole of other substance can also be calculated using conversion factor. अगर आपको given है मोल में तो आपने आंसर भी देना होगा, जो आपका एंड में आंसर जो देना है वो मास में देना होगा। मोल से मास कन्वर्जन हो गया, ठीक है। इसके लिए भी एक एग्जांपल करते हैं मोल मास कन्वर्जन के लिए। ये आप इक्वेशन देख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड react with 1 mole hydrochloric acid and it produce 1 mole water and 1 mole sodium chloride। अब देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन है हाइड्रोजन क्लोराइड मास, उसका मास ग्राम में गिवन है 15.5 ग्राम, ठीक है। और हमने किस चीज के फाइंड करने हैं, हमने मोल्स फाइंड करते हैं सोडियम क्लोराइड के। तो किस तरह फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम हाइड्रोजन क्लोराइड का जो मास है गिवन है इसको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। हम देखते हैं कि 15.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड कितने मोल्स की इक्वल है। तो मोल्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज 36.5 ग्राम। इनकी डिवीजन करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाता है 0.425 मोल। तो 15.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल है मोल में कितने, 0.425। If 1 mole of hydrogen chloride produce 1 mole of sodium chloride, तो 0.25 मोल कितना प्रोड्यूस करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट द आंसर 0.425 मोल। वेरी इजी। मोल मास कन्वर्जन, मास मोल कन्वर्जन, एंड नाउ कम्स टू मास कन्वर्जन। इसमें हमें जो एक सब्सटेंसेस है वो मास में गिवन होता है और हमने फाइंड भी करना होता है दूसरे सब्सटेंसेस को भी मास में। इफ द मास ऑफ वन सब्सटेंस गिवन, वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ अदर सब्सटेंस। फर्स्ट कन्वर्ट द ग्राम ऑफ गिवन सब्सटेंस इनटू मोल, देन द मोल ऑफ अदर सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड with the help of conversion factor according to balanced chemical equation, which is then converted into gram by using equation. Let's see, चलिए एग्जाम्पल करते हैं। इक्वेशन गिवन है 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड इट प्रोड्यूस 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखिए हमने फाइंड करना है मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, और गिवन है 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है। What mass of aluminum oxide is produced from 14.5 gram aluminum metal when it reacts completely with oxygen gas according to the following equation? So let's see, क्या फाइंड करना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका मास फाइंड करना है। एल्यूमिनियम मेटल का मास गिवन है, यू सी देखिए मास में गिवन है और रिक्वायर्ड भी मास में है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, सबसे पहले हम मोल्स फाइंड करते हैं कि 14.5 ग्राम एल्यूमिनियम मोल्स में किसकी इक्वल है, कितनी इक्वल है। तो मास इन ग्राम डिवाइडेड मोलर मास, मास 14.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास एल्यूमिनियम का 27 है, सो वी गेट मोल 0.5, 4 मोल। कन्वर्जन फैक्टर यूज करते हैं, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, 2/4, और 0.4 कितना यूज करेगा, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2/4, सो वी गेट मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। नाउ क्योंकि हमने आंसर मोल में देना है,
फाइंड भी हमने मोल में करना है, तो इस मोल्स को हम अब कन्वर्ट करते हैं ग्राम में बाय यूजिंग फार्मूला। मास ऑफ एल्यूमिनियम कैसे फाइंड करते हैं, मोल्स, मोल्स का जो फार्मूला है उसको रीअरेंज किया गया है। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 0.27, मोलर मास 102, सो वी गेट 27.54 ग्राम। सो हमारे पास 0.54 मोल या 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में हमारे पास कितने मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, 27.54 ग्राम। व्हाट इज एवोगाड्रो लॉ? एवोगाड्रो लॉ हमारे पास क्या होता है? एवोगाड्रो लॉ इज एक्चुअली equal volumes of all ideal gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules। जैसे एवोगाड्रो नंबर आपने पढ़ा कि ये मोल पार्टिकल्स रिलेशन होता है, 1 मोल में 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। इसी तरह अगर आप 1 मोल एक गैसेस लेंगे सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इस टेम्परेचर पे एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप लेंगे तो उसमें कितना वॉल्यूम होगा। अगर आप 1 मोल आइडियल गैस लेंगे 273.16 केल्विन टेम्परेचर पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो आपके पास वॉल्यूम 22.14 होगा। ठीक है, इंशाल्लाह अब इस चैप्टर में इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना मालूम होना चाहिए कि 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। और 1 DM³ देखिए इसमें कितने पार्टिकल्स हैं। What is molar volume? Volume occupied by 1 mole of any gas at standard temperature pressure is called molar volume। molar volume देखिए 1 mole volume, ठीक है, ऐसे इंडिकेट होता है नेम से molar volume। 1 mole of any gas at standard temperature pressure पे वो जितनी भी वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसको हम बोलते हैं 1 molar volume। आप एग्जाम्पल देख रहे हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, अगर आप इसका मास में देखेंगे तो एक हाइड्रोजन का मास 1 है, तो 2 होंगे तो 2 ग्राम। इसमें कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, 6.02 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स। और इसका वॉल्यूम कितना, क्योंकि ये 1 मोल हमने लिया है तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई होगा, 22.4 DM³ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसकी एग्जाम्पल सल्फर, एक इक्वेशन है, सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉलिड सल्फर बर्न इन ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन ये है कि 15 ग्राम ऑफ सल्फर आर बर्न्ड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो हम सबसे पहले हमने फाइंड करना है वॉल्यूम इसका। ठीक है, इस वॉल्यूम फाइंड करना है तो सबसे पहले ये जो 15 ग्राम ऑफ सल्फर है इसके मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में किया। तो इसके मोल्स को फाइंड करने के लिए मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, सल्फर का मोलर मास 32 है, 15 डिवाइडेड बाय 32 वी गेट मोल्स ऑफ 15 ग्राम ऑफ सल्फर। 15 ग्राम ऑफ सल्फर इज इक्वल, मोल में किस चीज की इक्वल है, 0.469। कन्वर्जन फैक्टर यूज करते हैं, देखिए 1 मोल ऑफ सल्फर प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो 0.469 कितना यूज करेगा, 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इतना मोल आ जाता है 0.469। क्योंकि हमने आंसर मोल में वॉल्यूम में देना होता है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वॉल्यूम मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशन का जो फॉर्मूला है वो ये यूज करते हैं, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। तो वॉल्यूम फाइंड करने इस फॉर्मूले को रीअरेंज करते हैं, 0.469 जो है हमारे पास मोल लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय, इससे मल्टीप्लाई करें सो वी गेट द वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सो 15 ग्राम ऑफ सल्फर प्रोड्यूस 10.51 DM³ वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, and that's all about today's lecture. I hope you all understand. If any problem you can ask. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today's our topic is stoichiometry. आज की जो हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो 2 मेन है। फर्स्ट वन इज stoichiometry, another one is important assumptions for stoichiometric calculation. So what is stoichiometry? Stoichiometry क्या है? ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है स्टाइकॉन मीनिंग्स एलिमेंट एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम एक केमिकल इक्वेशन में जितनी भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स है उसकी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को देखते हैं।
स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट, जो एक केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितनी भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स है, जितनी भी उनके अमाउंट प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट. Stoichiometric amount of substance undergoing reaction as given by balanced chemical equation. स्टाइकोमेट्री में जितनी भी ये जो रिएक्टेंट्स है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होते हैं और प्रोडक्ट जो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास ये इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स भी आ सकते हैं, जैसे एलिमेंट फॉर्म में भी आ सकते हैं. मॉलिक्यूलर एन एलिमेंट फॉर्म इज मेड अप ऑफ एटम, जैसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी आ सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड भी आ सकते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं. 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड इट गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर. देखिए, आप देख रहे हैं हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन है, दे रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन. इस तरह सेकेंड एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड ट्राइऑक्साइड Al2O3, ये 2 मोल्स एंड इट गिव 4 मोल एल्यूमिनियम एंड 3 मोल ऑक्सीजन. सो हम कैसे इसको रीड करते हैं इस इक्वेशन को जो हमें लास्ट में गिवन है. 2 मोल सोडियम रिएक्ट विथ 2 मोल वाटर एंड इट गिव्स विच प्रोडक्ट 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 1 मोल हाइड्रोजन गैस. स्टाइकोमेट्री इन टर्म ऑफ मोल्स भी हो सकते हैं, जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया कि हम मोल्स भी इसमें लिख सकते हैं. रिएक्टेंट साइड पे इसको मोल में ले सकते हैं और प्रोडक्ट साइड को भी. अब ये देखिए 2 मोल Al2O3, इट गिव्स 4 मोल एल्यूमिनियम एंड 3 मोल ऑक्सीजन, और इस तरह 2 मोल सोडियम रिएक्ट विथ 2 मोल वाटर एंड इट गिव 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 1 मोल हाइड्रोजन गैस. इन टर्म ऑफ मास किस तरह, मोल्स में तो हमने बात कर ली, अब मास में किस तरह होगी. आप रिएक्शन देख रहे हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन दे रिएक्ट विथ 1 मोल ऑक्सीजन एंड गिव 2 मोल वाटर. तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का वो 1 है, और चूंकि यहाँ पर हमारे पास ये H2 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2, 1 + 1 2, और ये कितने हैं 2 मोल्स है. जब 2 मोल्स है तो 2 × 2 वी गेट 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. तो इस 2H2O, ये जो हमारे पास गिवन है 2H2O 2 मोल्स हाइड्रोजन, इसका मास इन टर्म ऑफ मास इसको हम क्या लेंगे 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ये 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास आ जाता है एज अ रिजल्ट 32 ग्राम ऑक्सीजन. मोल में ये 1 मोल है, लेकिन अगर हम इन टर्म ऑफ मास लेंगे तो ये 32 ग्राम ऑक्सीजन आएंगे. अब हम इसका देखते हैं, तो जो 2 मोल हाइड्रोजन है ये इन टर्म ऑफ मोल तो 2 मोल है, लेकिन इन टर्म ऑफ मास ये क्या हो गया 4 ग्राम. 1 मोल ऑक्सीजन है, इन टर्म ऑफ मास हमारे पास क्या आ गया 32 ग्राम. इस तरह वाटर है 2 मोल वाटर, इसको इन टर्म ऑफ मास लेंगे तो हमारे पास 36 ग्राम आ गया. अब हम जब इसकी एनालिसिस करें तो 4 + 32 वी गेट 36 ग्राम. रिएक्टेंट साइड भी 36 ग्राम, और जो हमारे पास प्रोडक्ट साइड वाटर आया है वो भी 36 ग्राम प्रोडक्ट है. तो मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट. स्टाइकोमेट्रिक में जितनी भी हम इक्वेशन करते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी इक्वेशन हम लें वो बैलेंस हो. अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लेंगे तो हम आगे कैलकुलेशंस नहीं कर सकेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. फर्स्ट वन क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है. जितनी भी रिएक्टेंट है, जैसे कि ये लास्ट एग्जांपल हमने कर लिया, जितनी भी रिएक्टेंट है रिएक्टेंट साइड पे मोल्स हो या इन टर्म ऑफ मास हो, उतनी ही प्रोडक्ट साइड पे भी होनी चाहिए. लेट्स सी, यू सी, देखिए 36, अगर हम इन टर्म ऑफ मास लिया तो 36 ग्राम रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द, इन ग्राम में प्रोडक्ट में भी इक्वल होनी चाहिए. 36 = 36. ऐसा नहीं होना चाहिए कि या अगर 32 हो, अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा तो यहाँ भी 32 भी आ सकता है और यहाँ 36. तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम स्टाइकोमेट्री में लेते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं लेते. देखिए रिएक्टिंग 2 प्रोडक्ट्स, ये दूसरी एग्जांपल है. 2 मोल सोडियम रिएक्ट विद 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड, इट गिव्स 2 मोल सोडियम क्लोराइड एंड 1 मोल हाइड्रोजन गैस. इसमें जितनी भी ये कोफिशिएंट इन्वॉल्व है, इसको मस्ट हमने इसको भी बैलेंस करना है, इसको भी हमने देखना है कि रिएक्टेंट में जितने हैं वो प्रोडक्ट में भी होना चाहिए. अब ये आप देख रहे हैं कि सोडियम जो हमारे पास है ये 2 मोल है,
ठीक है। और राइट हैंड साइड पे देखें तो सोडियम 2 मोल है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 2 मोल है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1 मोल है। इसी तरह क्लोरीन यहाँ भी 2 है, तो रिएक्टेंट साइड पे 2 है, तो हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे भी 2 होने चाहिए। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। वही बात रिपीट हो रही है कि केमिकल इक्वेशन को हम स्टोइकोमेट्री में बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लेना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी हमारे पास अगर हम मोल में ले रहे हैं तो राइट हैंड साइड मीन्स प्रोडक्ट में भी इतने मोल्स होने चाहिए। अगर हम मास में ले रहे हैं इन टर्म ऑफ मास, जितना मास रिएक्टेंट साइड पे है उतना ही प्रोडक्ट साइड पे है। और ये कब हमें हासिल होगा, जब हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेंगे। सारी बात जो है वो यही है कि स्टोइकोमेट्री में सबसे पहले कंडीशन है वो यही है कि आप सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है। कंडीशन देखिए, रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, एंड ये जितनी भी रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होनी चाहिए। एंड सेकंड वन इज नो साइड रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। नो साइड रिएक्शन मीन्स कि इस साइड में कोई दूसरा बाय प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन शुड बी ओबे। जिससे पहले हमने वाटर की एग्जांपल किया, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही था। 36 रिएक्टेंट साइड पे थे तो 36 प्रोडक्ट साइड पर भी प्रेजेंट थे, और रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट होनी चाहिए प्रोडक्ट में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? एक जो हमारे पास साइंटिस्ट है एचिनो लॉर्डनेट लॉयजर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दी थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। कैसे नहीं होगा? आप एग्जांपल देख रहे हैं, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, वो एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 का क्या हो जाएगा 32। तो 12 प्लस 32 वी गेट 44 ग्राम। तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे जितनी भी एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व है, स्टोइकोमेट्रिक जितनी भी अमाउंट इन्वॉल्व है उसका मास क्या आ गया 44 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड इसका हमारे पास मोलर मास क्या आता है 44 ग्राम। 32 प्लस 12 वी गेट 44। तो जितनी भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे मास आया है वो राइट हैंड साइड पे भी आया है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होगी। देन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है? ये हमें एक फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ लॉइस प्रोस, इसने ये लॉ डिराइव की है। इसमें जो मेन बात यही है कि आपके पास जितनी भी ये एलिमेंट है वो सोर्स पे डिपेंड नहीं करते। लेट सपोज हमारे पास वाटर है H2O, उसका मास है 18 और उसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। इसका रेशो क्या आ जाता है हमारे पास? देखिए, हाइड्रोजन जितनी भी हमारे पास ये वाटर है, चाहे वो रिवर से आते हैं चाहे लेक से आते हैं, उसके सोर्स पे हम डिपेंड नहीं करता। वाटर ही होता है जिसमें 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और देखिए हाइड्रोजन उसके परसेंटेज 11% और ऑक्सीजन की 89% है। अगर इसका रेशो देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1:8 बाय मास। आप जहां से भी वाटर लेंगे इसका परसेंटेज भी यही होगा और इसका ये रेशो भी यही होगा, तो सोर्स पे डिपेंड नहीं करता। तो यही साइंटिस्ट हमें और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमें यही इंफॉर्मेशन देते हैं कि द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस इज ऑलवेज सेम रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स। वाटर आप जहां से भी लेंगे इसके परसेंटेज और इसकी कंपोजिशन आपके पास यही होगी, चेंज नहीं होगी। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक्स। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Today's topic is limiting reactant and percentage yield. There are 2 types of reactant. First one is limiting reactant and second one is excess reactant. So as name indicate limiting, वो हर चीज़ जो हमारे पास कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग, और एक्सेस जो आपके पास एक्स्ट्रा होती है एक्सेस में प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास क्या हुआ? एक केमिकल रिएक्शन, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जब हमारे पास रिएक्टेंट सबसे पहले यूज्ड हो जाए या हमारे पास लीस्ट प्रोडक्ट उस रिएक्टेंट की वजह से फॉर्म हो, और या जिसकी वजह से एक रिएक्शन जल्दी स्टॉप हो जाए या रिएक्शन स्टॉप हो जाए, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? Limiting reactant is the reactant that limit the extent of the reaction.
and determine the amount of product form. इस लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से ही हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये कंज्यूम अर्लियर हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाता है और हमें पता चलता है कि हमारे पास जितने प्रोडक्ट हमें चाहिए वो हमें हासिल हो जाते हैं. एक्सेस रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होते हैं अगर रिएक्शन स्टॉप भी हो जाए तब भी वो हमारे पास एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? अगर आपको कोई एक रिएक्शन दे, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है? तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स है, अपने स्टेप्स फॉलो करने हैं. देन यू विल इजीली फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट इन एनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन. सो पहला स्टेप क्या होगा कि आपने केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट में जितनी भी नंबर ऑफ मोल्स है उसको आपने कैलकुलेट करने हैं. देन प्रोडक्ट में जितनी भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट करने हैं. और फिर देखना है कि कौन सी रिएक्टेंट ने हमारे पास लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दिया है. तो जो भी रिएक्टेंट हमें लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा वही हमारे पास क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट. देखिए, लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट देगा. इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं. अमोनिया गैस can be prepared by heating together two solids, ammonium chloride and calcium hydroxide. Ammonium gas prepare हुआ है. Ammonium chloride, 2 mole of ammonium chloride react with 1 mole calcium hydroxide and it form 1 mole calcium chloride, 2 mole ammonia gas and 2 mole water. If a mixture containing 100 gram of each solid is heated, then इस मिक्सचर को कितना ग्राम लिया? 100 ग्राम लिया है. अब फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस. कितना अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है, नंबर ऑफ ग्राम इसको फाइंड करना है. एंड सेकेंड, एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड. एक्सेस रिएक्टेंट को भी हमने फाइंड करना है कि कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट है. तो इसको समझने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अमोनियम क्लोराइड और अमोनिया, क्योंकि हमने ग्राम ऑफ अमोनिया जितना प्रोड्यूस को फाइंड करना है तो इनका रेशियो लेते हैं. 2 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस 2 मोल अमोनिया. और इसके बाद इनके हम मोल्स फाइंड कर लेते हैं. अमोनियम क्लोराइड मोल्स फार्मूला आपको याद होना चाहिए. मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो अमोनियम क्लोराइड का मोलर मास 53 है और ये हमें गिवन है 100 ग्राम है. 100 by 53, देन वी इजिली गेट 1.87 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड. इसी तरह सिमिलरली हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया, इनका रेशियो देखते हैं. 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस 1 मोल अमोनिया. सो इनके मोल्स अगर हम देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोल, तो फार्मूला मोल का यूज करके नंबर ऑफ 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो वी इजिली गेट 1.345 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अगर हम देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल गिव 2.70 अमोनिया. और जो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है इसने हमें कितना अमोनिया दिया? 1.87. और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने दिया 2.70. तो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें किसने दिया है? अमोनियम क्लोराइड. सो अमोनियम क्लोराइड इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन एक्सेस बिकॉज इट गिव, इसलिए हमें ज्यादा प्रोडक्ट दिया है. मास ऑफ अमोनिया कैसे फाइंड करेंगे? मोल्स का फॉर्मूला यूज करके 1.87 मोल हमारे पास आया हुआ है. अमोनिया मल्टीप्लाई बाय इसका जो मोलर मास है अमोनिया का 70, सो वी गेट मास ऑफ अमोनिया 31.79 ग्राम. इस तरह अब सेकंड हमें जो रिक्वायर्ड था, जो हमें फाइंड करना है वो है कि कौन सा रिएजेंट एक्सिस में है. जैसे कि हमें पता चला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक्सिस में प्रेजेंट है. सो वी विल टेक, देखिए 1 मोल अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका रेशियो देखते हैं तो 2 मोल अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और इसकी मोल्स देखे, अमोनियम क्लोराइड के मोल्स थे 1.87. 1.87 विल गिव हाउ मच कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? इसका मोल्स फाइंड करेंगे 0.935. So the number of moles of calcium hydroxide which completely react with 1.87 mole of ammonium chloride is this 0.935. Number of moles
ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने लिए थे 1.35, यूज कितने हुए 0.935। सो कितने हमारे पास रह गए, तो हम किस तरह करेंगे, 1 टेकन से यूज जितनी उसको माइनस कर लेते हैं, 1.35 माइनस 0.935, सो वी गेट नंबर ऑफ मोल लेफ्ट बिहाइंड 0.415। मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड, मास इसका फाइंड करते हैं, सो वी मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो 74 है ये मोलर मास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, 0.415 मल्टीप्लाई बाय 74, so we get mass of calcium hydroxide which is present in excess। और इसी ग्राम को अगर हम मोल में कन्वर्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स दैट वी शुड हैव मिक्स 100 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ 69.3 ग्राम, so 100 minus 30 of this we will get 1.87 mole of ammonia। Now come to the next topic, that is percentage yield। percentage yield हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमें एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिक यील्ड को समझना होगा कि ये दो टर्म्स क्या है, व्हाट इज एक्चुअल यील्ड एंड व्हाट इज थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमारे पास वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो केमिकल रिएक्शन से हमें ऑब्टेन्ड होते हैं। देखिए, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड ऑफ दैट रिएक्शन। और जो हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। Theoretical yield is the maximum amount of product that could be formed from a given amount of reactant. So what is percentage yield? Percentage yield is actually actual yield divided by theoretical yield, इनके रेशो डिवाइड करेंगे इस पर, मल्टीप्लाई बाय 100%। अगर हमें एक्चुअल यील्ड एक मालूम हो और theoretical yield भी, तो हम इजीली से percentage yield फाइंड कर सकते हैं। Why percentage yield टू बी लेस देन 100%, क्यों होता है, इसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट वन, हमारे पास परसेंटेज यील्ड यूजुअली 100% से क्यों कम होता है। फर्स्ट रीजन, ये जो फर्स्ट फैक्टर है वो यही है कि हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते, इनकम्प्लीट रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाती ही नहीं है। व्हेन रिएक्शन इज इनकम्प्लीट लेस देन कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मींस रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते, इनकम्प्लीट होते हैं, कंप्लीशन तक पहुंच नहीं पाते, जितने हमें डिजायर जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमें मिल नहीं पाते, इसकी वजह से, जिसकी वजह से भी परसेंटेज 100% से कम होता है। सेकेंड जो फैक्टर है दैट इज इम्प्योर रिएक्टेंट। इम्प्योर रिएक्टेंट की वजह से भी हमारे पास परसेंटेज यील्ड 100% से कम होता है, जिसकी वजह से हमारे पास साइड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। साइड रिएक्शन may cause unwanted product to form। Actual yield can be lower than theoretical yield due to loss of product during filtration or in transferring between container। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे पास परसेंटेज यील्ड जो है वो कम होता है 100% से, क्योंकि जो हम ट्रांसफर करते हैं रिएक्टेंट एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, या इस तरह जितने भी हमारे पास लेबोरेटरी टेक्निक्स वगैरह होते हैं, फिल्ट्रेशन एक्सेट्रा में, ये वेस्ट हो जाते हैं। इफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैव नॉट बीन केयरफुली मेजर्ड अ परसेंट यील्ड ऑफ 100% इज अनलाइकली। ये कुछ मेजर जो मेन फैक्टर्स है जिसकी वजह से परसेंटेज यील्ड 100% से क्या होता है, कम होता है। एक एग्जाम्पल करते हैं परसेंटेज यील्ड पे। व्हेन लाइमस्टोन is roasted, quicklime is produced according to the following equation. The actual yield of calcium hydroxide is 2.5 kg. When 4.5 kilogram of limestone is roasted, what is the percentage yield of this reaction? देखिए, ये हमारे पास given है 1 mole of calcium carbonate, or we say limestone, when these decompose, it will give us कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब चूंकि हमें इसका जो है एक्चुअल यील्ड गिवन है 2.5 किलोग्राम और 4.5 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन इज रोस्टेड, तो हमने क्या करना है, इसका परसेंटेज यील्ड फाइंड करना है। तो किस तरह फाइंड करते हैं, देखिए, मास ऑफ लाइमस्टोन गिवन है किलोग्राम में, इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। मास ऑफ क्विकलाइम प्रोड्यूस एक्चुअल यील्ड जो इस क्विकलाइम का वो गिवन है 2.5 किलोग्राम में है, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है ग्राम में। इससे मोलर मास हमारे पास जो लाइमस्टोन है उसका 100
और क्विक लाइम का हमारे पास क्या है 56 ग्राम गिवन डेटा है. सो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट या क्विक लाइम ये दे विल गिव अस 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दे विल गिव अस 56/100. इसको 56/100 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा. तो जब 100 ग्राम इतने देते हैं 1 ग्राम 56/100 सो 4500 हमें कितने देंगे 56/100 मल्टीप्लाई बाय 4500 इट विल गिव अस 2520 ग्राम. एक्चुअल यील्ड हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है 25 ग्राम. ये हमने फाइंड किया थ्योरेटिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन से और गिवन डेटा को यूज करके. सो 2520 divided by actual yield divided by theoretical yield multiplied by 100, so we get the answer 99.2%. देखिए एक्चुअल yield हमारे पास गिवन था. एक्चुअल yield ये जो हमारे पास क्विक लाइम है इसका हमारे पास एक्चुअल yield गिवन था. हमने फाइंड करना था परसेंटेज yield. जब एक्चुअल yield गिवन था फाइंड क्या करना था हमारा जो स्टेप था थ्योरेटिकल yield को हमने इस प्रोसेस से फाइंड कर लिया इस मेथड से. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक्स.